आप लोगों को जो मैंने नोट्स भेजा है, ठीक है, वो मैंने बहुत पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। और आपको जो नॉर्मली अभी तक आप पढ़ते हो किताब या जो भी आप गेस्ट पेपर पढ़ते हो, उसमें बहुत डिस्क्रिप्टिव लिखा होता है। जब आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हो तो एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है बहुत, और चीजें भूल जाती हैं, और उसमें वास्तव में वही बात को वो घुमा फिरा के 3 बार लिखते हैं, तो आपको ना कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं मिलता। आप पूरे 4 पेज पढ़ते हो और बाद में 3 या 4 लाइन ही आपको मिलती है। इस कारण ना हमारा टाइम ज्यादा बर्बाद होता है उसमें, और हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम इरिटेट होने लगते हैं, और जब हम इरिटेट होने लगते हैं तो हमारी पढ़ाई की क्षमता कम होती है। इसीलिए मैंने ऐसा नोट्स बनाया है कि आपको उसमें केवल पॉइंट देखने हैं, लिखोगे आप अपनी ही भाषा। लैंग्वेज कभी आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते। आप किसी क्वेश्चन को 10 बार भी पढ़ लोगे ना, आपको याद नहीं होगा वो, आप उसके केवल कीवर्ड पढ़ते हो, बाद में लिखते हो उसे अपनी लैंग्वेज में ही लिखते हो, है। अगर हम ये पहले से ही अवेयर हो जाएं कि हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना है, तो हम केवल कीवर्ड पढ़ लें, और कीवर्ड पढ़ने में समय लगता है बहुत कम, ठीक। और हमने इसीलिए ऐसा आपको नोट्स भेजा है कि हम केवल इस पे कीवर्ड पे बात करते जाएंगे और आपको बस याद करते हुए चलना है। तो आपको पता है जो पहली यूनिट है ना, हम लोग ने जैसे सुबह लेक्चर में देखा कि बेसिकली जो हमारा सेकंड पेपर है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। मैंने आपको बता दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक फंडामेंटल लॉ होता है, या एक बेसिक लॉ होता है, या मूल नियम होता है जो किसी देश की पूरी शासन व्यवस्था को बनाए रखता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो संविधान होता है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक प्रकार का समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है नागरिकों के बीच और राज्य के बीच। ये सेम वैसे ही है जैसे जब आप किसी घर में जाते हो रहने, तो एक रेंट एग्रीमेंट होता है। उस रेंट एग्रीमेंट में क्या बात तय होती है कि आप इतने महीने घर में रहोगे, आपके पास ये अधिकार हैं, आपके पास ये कर्तव्य हैं। फिर उसमें यह भी लिखा रहता है कि जो लैंडलॉर्ड हैं, जो मकान मालिक हैं, उसके क्या क्या अधिकार हैं, उसके क्या क्या कर्तव्य हैं। साथ में यह लिखा रहता है कि आपके कितना एरिया में आपको रहने को मिलेगा। ये सब उस रेंट एग्रीमेंट में बिल्कुल एक एक चीज लिखी रहती है। उसके पीछे ये रीजन है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई विवाद ना हो, ठीक। तो वैसे ही जब ये देश आजाद हुआ, या कोई भी देश जब आजाद होता है, या कोई एक देश की स्थापना हो रही होती है, तो जैसे नागरिक किराएदार की तरह ही होते हैं, और जो राज्य होता है वो मकान मालिक होता है। तो अब आपको मैंने बताया कि भाई एग्रीमेंट तो करना पड़ेगा, तो किसके किसके बीच, नागरिक और राज्य के बीच। तो राज्य और नागरिक के बीच जब कोई एग्रीमेंट होता है तो सबसे पहले यह तय होता है कि राज्य क्या है। जैसे मकान किसे कहेंगे, राज्य क्या है। फिर वहां तय होता है किराएदार कौन है, यहां नागरिक कौन है। वहां तय होता है कि किराएदार के अधिकार क्या क्या हैं, यहां तय होता है नागरिक के अधिकार क्या क्या हैं। वहां तय होता है कि मकान मालिक के क्या क्या कर्तव्य हैं, यहां तय होता है राज्य के क्या क्या कर्तव्य हैं। यही चीज है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो एक एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट में राइट्स एंड ड्यूटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शासन व्यवस्था के अमूल स्वरूप के बारे में चर्चा की जाती है, और इन सब का उद्देश्य होता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाई जा सके जिससे देश का विकास हो, देश के नागरिकों का विकास हो, और जिस उद्देश्य से इस देश की स्थापना की गई है, वो चाहे भारत हो, चाहे यूएसए हो, चाहे यूके हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी देश हो, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये सारी व्यवस्था होती है। मैंने बहुत तरह के उदाहरण बताए थे कि आप लोग 4 लोग मिलते हो, एक साथ फ्लैट में रहने की सोचते हो, तब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो। वो लिखित हो सकता है, शायद पूरे नियम लिखे हो। कई बार होते हैं ना, कई लोग ऐसे साइको लड़के जो पूरा लिखे रहते हैं, है ना, कि जूते पहन के अंदर नहीं आओगे, ये टच नहीं करोगे, ये है ना, जूते बाहर उतारोगे, है संविधान है। और कई जगह लिखित नहीं होता है, फॉर्मल होता है कि देखा हो 4 लोगों के जूते उतरे तो अपना खुद ही उतार दो। हाँ, परंपरा बनी हुई है। तो ऐसे ही सेम कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। देखो, मैं आपको बार बार कोशिश करता हूं ना कि पढ़ाई को ना ज्यादा लोड नहीं देना, उसको हम लोग बहुत टफ बना देते हैं, जबकि इतनी सुंदर चीज है पढ़ाई। सोचो किसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर कर रहे रूम के साथ, एक इलाहाबाद का फ्लैट जिसमें लिखा है कि जूते पहन के अंदर आना नहीं है, और यही सेम कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ लिखा होगा कि आपका कर्तव्य है कि आप बाहर उतार के आए, क्या अपना जाति उतार के आए, धर्म उतार के आए,
है ना, हम फ्लैट में जूते उतारते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार जाति धर्म को पीछे रखा जाता है, जैसे जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सोचो यूके का संविधान और एक परंपरा है, 4 लोगों ने जूते उतार रखे हैं तो अपने आप हम उतार देंगे। ऐसे यूके का संविधान भी है कि लिखा कुछ नहीं है पर सब परंपरा है, तो लिखना और बिना लिखे लेकिन प्रभाव दोनों का सेम है, तो सेम प्रभाव है, तो दैट इज संविधानवाद। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दोनों जगह दिख रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भी हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन की भी हो सकता है। ये बात है, बिल्कुल इजी है ना, ये सब हमने पढ़ा था, बहुत चीजें पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा था सुबह। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक। तो हम पढ़ने जा रहे हैं यूके या ब्रिटेन जो भी बोलो, इसका संविधान। ठीक, एक बड़ा कंट्रोवर्सी है कि यूके में संविधान है कि नहीं है। यह बात कई लोग कहते हैं कि यहां पर एक जैसे टॉमस पेन है, अमेरिका के एक राजनीतिक बुद्धि मतलब बौद्धिक व्यक्ति हैं, टॉमस पेन, बहुत प्रमुख नाम सुनोगे इनका, ये कहते हैं कि नहीं है वहां कॉन्स्टिट्यूशन, पर कई लोग कहते हैं कि वहां कॉन्स्टिट्यूशन है। तो संविधान को लेके एक तो पहले यही है कि वहां संविधान है कि संविधान मतलब संविधान नहीं है और संविधान है, ये एक बड़ा चर्चा का विषय है। सवाल वही है कि आपका संदर्भ क्या है। अगर आप संविधान का मतलब केवल कुछ लिखित प्रपत्र या कुछ रिटन डॉक्यूमेंट को ही संविधान मानते हो, संविधान का मतलब अगर रिटन डॉक्यूमेंट है या कोई कोडिफाइड डॉक्यूमेंट है, अगर आप संविधान की परिभाषा 2 क्राइटेरिया के बेस पे चेक करते हो, कोडिफाई हो, रिटन हो और एक साथ लिखे गए हो, उस अनुसार यूके में संविधान नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आप संविधान का मतलब एक व्यवस्था से मानते हो, संविधान का मतलब एक आमूल या बेसिक व्यवस्था से मानते हो जिससे कोई देश चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, रूल ऑफ लॉ से चल रहा है, तो फिर वहां संविधान है। क्लियर? तो अगर आप संविधान का मतलब अगर संविधान का जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिफिनीशन है वो अगर आपका कोडिफाइड है या रिटन डॉक्यूमेंट है केवल, तो फिर यहां संविधान नहीं है। लेकिन अगर संविधान का मतलब आप एक सिस्टम से समझ रहे हो, एक पूरा मैनेजमेंट से समझ रहे हो, एक व्यवस्था से समझ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से समझ रहे हो, रूल ऑफ लॉ से समझ रहे हो, तो फिर यहां पर संविधान है। यहां का संविधान जो है वो किस तरह का है? परंपरा का है, ट्रेडिशन। जैसे मैंने रूम में ट्रेडिशन बताया था, जूते बाहर उतरे होंगे, तो भाई नियम है, सब मान रहे हैं, ठीक है। वहां पर जो वहां का सुप्रीम कोर्ट या वहां की जो जुडिशियरी बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट तो वहां बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन वहां की न्यायिक व्यवस्था है एक, जो वहां का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसके पास कुछ न्यायिक शक्तियां हैं। उसने भी कई संदर्भों में नियम बताए। मान लो सपोज करो हम लोग फ्लैट में रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे, कोई विवाद हो गया और उसमें से जो सबसे सीनियर हमारे सीनियर थे, हमने उनको जज की तरह बना रखा है कि जब भी जो विवाद होगा ये उसमें निर्णय देंगे। मान लो विवाद हुआ छोटा सा कि ये वॉशरूम की चप्पल बाहर कैसे आ गई, सपोज करो, है ना। अब उसमें निर्णय चल रहा है कि ये मेरी चप्पल नहीं, ये इसकी चप्पल, ये वो। उस दिन मान लो जो हमारे सीनियर थे, जिसको तथाकथित मठाधीश बोलते हैं, उन्होंने दाल चावल खा के निर्णय दे दिया कि भैया सब कोई अपने अलग अलग कलर की चप्पल पहनो। आजमगढ़ वाले येलो पहनेंगे, जौनपुर वाले ब्लू कलर की पहनेंगे, प्रतापगढ़ वाले ब्लैक पहनेंगे। प्रतापगढ़ वाले खतरनाक लोग हैं ना भाई, सब अपना अपना पहनो ताकि कोडिफाई रहे कि किसकी उतरी किसकी तुरंत पकड़ा जाए। अब एक नियम बना दिया, हो गया, ये परंपरा बन गई, अब हजारों साल से चलती रहेगी। भाई मठाधीश जी का काम है, ऐसे थोड़ी। तो क्या हुआ, परंपरा है। तो वैसे ही कई बार देश में कोई अपराध हो जाता है या कोई घटना हो जाती है, तो जो न्यायिक संस्था होती है, जो जुडिशियरी बॉडी होती है, वो कुछ नियम बना देती है। भारत में भी ऐसा होता है। सपोज करो भारत में एक बार एक महिला के साथ ऑफिस में गलत हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एक नियम बना दिया, इसको कहा विशाखा गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, संसद ने नहीं बनाया, संविधान ने नहीं, लेकिन वो नियम चलते रहे। अब बात की बात है, तो इस तरह यूके में परंपरा तो होती है, साथ में वहां का जो जुडिशियरी बॉडी है, जो वहां की न्यायिक संस्था है,
याद रखना, न्यायिक संस्था, सुप्रीम कोर्ट वर्ड मत लिखना, वो भी कई तरह के नियम बनाती रहती है, वो नियम भी देश को चलाने में मदद करते हैं। फिर आप कहोगे और क्या हो सकता है, वहां की संसद भी कई तरह के कानून बनाती है। तो जो पार्लियामेंट है उसके एक्ट भी काम कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि वहां कोई कोडिफाइड एक दिन में या कुछ साल में एक साथ बैठ के संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान नहीं है। जो नॉर्मली एक संविधान को हम ये मानते हैं कि एक संविधान सभा होगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी और वो संविधान बना देगी, वो संविधान हम जैसे समझते हैं, भारत में तो यही है। लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान बेसिकली क्या है, नियमों का समूह है। वो नियम एक दिन में बनाए गए हों, एक घंटे में बनाए गए हों, या एक परंपरा से बने हों, वो नियम होते हैं। तो बस इतना समझ देना कि संविधान अगर लिखित फॉर्म में आप केवल समझते हो या कोडिफाइड समझते हो तो वहां संविधान नहीं है। लेकिन अगर संविधान का मतलब नियमों का समूह है जो एक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, किसी देश को चलाते हैं, अधिकार और कर्तव्यों का बंटवारा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो फिर ब्रिटेन में संविधान है। हाँ, वो संविधान रिटन फॉर्म में ना होकर परंपरा के रूप में है, न्यायिक संस्था द्वारा दिए गए निर्णयों के रूप में है, संसद द्वारा बनाए गए कानून के रूप में। ये एक क्वेश्चन अगर आएगा तो आप पूरा लिख सकते हो। क्लियर हो गया? अब अगली बात, हाँ रिटर्न नहीं है पूरी तरह से, लेकिन बेसिकली आप रिटर्न कहते किसको हो? अगर आप रिटर्न का मतलब एक दिन बैठ के बनाओ, जैसे मैं कहूं तुम्हारे पास नोट्स हैं और नोट्स की डिफिनेशन है कि एक दिन बैठ के पूरे नोट्स लिखे, उसे नोट्स से कहते हैं। आप कहोगे नहीं सर नोट्स तो नहीं, क्योंकि मैंने एक दिन में तो नहीं लिखे, बिल्कुल अच्छे से बनाए नहीं। तो कहा क्या है? कहा सर हर कॉपी के पीछे कभी 2 पेज 4 पेज इधर लिखे, 5 पेज उधर, सर डायरी में, जेब में, ये सर इस तरह के नोट्स हैं। तो इस तरह का भी तो नोट्स हो सकता है। प्रभाव तो दोनों का है, जिसको जो सुविधाजनक लगे। मान लो आपको उसी तरह बिखरा हुआ नोट्स पढ़ने में अच्छा लगता हो, ठीक है, 2 पेज यहाँ 4 पेज वहां। अब मान लो गोलू के पास पूरे सिस्टमेटिक नोट्स हो और 2 दिन में लिखा हो, तो अपने नोट्स है, पर दोनों का प्रभाव तो देखा जाए ना। अब कहा जाए कि आपके पास नोट्स है कि नहीं, तो आप कहोगे अगर नोट्स का मतलब एक दिन में लिखे गए हो, एक संस्था द्वारा लिखे गए हो, व्यवस्थित लिखे गए हो, एक ही समय पे लिखे गए हो, हाँ तो मेरे पास नोट्स नहीं। लेकिन अगर नोट्स का मतलब ऐसी सामग्री जो पढ़ने में मदद करे, रिवीजन करने में मदद करे, है ना, जो मैंने अपने लिए बनाए हो वो नोट्स है। हाँ, वो अव्यवस्थित तरीके से परंपरा के रूप में दिमाग में, दीवार में लिखे, डायरी में लिखे, है ना, कॉपी के पीछे लिखे, पेज में लिखे हैं। समझ में आ गई बात? इस तरह चीजों को समझोगे। अब कहीं भी अगर आपको आ जाए ब्रिटिश से संबंधित संविधान का, तो वहां एक इंट्रो लिखोगे कि जो ब्रिटेन का संविधान है विश्व के सबसे प्राचीनतम संविधान संस्था में एक है। यह संविधान अनरिटन फॉर्म में है, सामान्यतः बाकी सभी संविधान लिखित होते हैं। ठीक है, तो एक कीवर्ड क्या आ गया, मैं आपको एक इंट्रो बता रहा हूं। हर जगह आपको एक इंट्रो लिखना ही होगा। कहीं भी अगर आपको यूके और कॉन्स्टिट्यूशन ये 2 शब्द दिख जाएं, तो सबसे पहले इसका इंट्रो क्या लिखोगे कि सबसे प्राचीन। और याद रखना मैंने अभी इसमें लिखित शब्द नहीं जोड़ा, ठीक है, क्या मैंने लिखा? सबसे प्राचीन एक संविधान है। अब वो किस फॉर्म में, ये तो मैंने अभी चर्चा नहीं की। फिर दूसरा इसमें क्या लिखोगे कि ये अनरिटेन है, अलिखित है। ठीक है, मैं थोड़ी हिंदी इसलिए ज्यादा लिख रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ने में थोड़ी अच्छे होते हैं, वो बच्चों के नहीं, वो व्यवस्था के एक परिणाम है। ठीक है, तो जो बच्चे ज्यादा समस्या सामना कर रहे हैं मैं उनका साथ पहले दूंगा, वो मेरी प्रायोरिटी रहेगा। और ये चीज है क्योंकि हिंदी मीडियम में कंटेंट वास्तव में अच्छा नहीं है, इंग्लिश मीडियम में अच्छा कंटेंट हमेशा रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप डी कुमार को अच्छा कंटेंट मानते हो तो फिर इंग्लिश मीडियम में नहीं है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम की किताबें थोड़ी सही भी रहती हैं। ठीक है, तो इंट्रो समझ में आ रहा है? क्या हुआ? सबसे प्राचीन एक संस्था है, अलिखित है। फिर क्या किसका है? तो लिखोगे न्यायिक, सबसे पहले परंपरा, फिर न्यायिक निर्णय, फिर कानून, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? वहां का संविधान। समझ में आ गई बात? ये आपका पूरा इंट्रो होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं? चलो अब अगली हेडिंग आते हैं। अब सवाल है कि कुछ हमेशा आपको क्या लिखने हैं? कोड लिखने हैं।
हमेशा जब भी कुछ लिखोगे तो एक दो आपको साइंटिफिक मतलब कुछ कथन लिखने हैं। याद करना, इसमें एक और चीज रखना हमेशा इसके इंट्रो में, जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक घटना का परिणाम नहीं है। कोई एक घटना या कोई एक क्रांति है ना, ये इसका परिणाम नहीं है, ये बल्कि ये किसका है, एक सतत प्रक्रिया का परिणाम है ना। ये शब्द याद रखना बस, सतत प्रक्रिया का परिणाम है ना। तो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोसेस नॉट ए इवेंट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ ए इवेंट। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब यही लिख सकते हो कोट क्या, एक इसका बहुत प्रसिद्ध कोट है कि ब्रिटिश संविधान अवसर और बुद्धि का, हाँ, अवसर प्लस विवेक या बुद्धि कुछ भी लिख सकते हो का परिणाम है। मैं इसलिए ऐसा आपको लिख रहा हूं ताकि आपके नोट्स ऐसे बनते जाएं, है ना याद हो तो भैया फिर लेके ही चले जाने एग्जाम हॉल में, जैसे कि याद रखना, है ना। ठीक है, ये किसने कहा है, ठीक है, वाल्टर, है ना, बगे हॉट, एक से एक नाम है। ठीक है, एक ही नाम मुश्किल है, वाल्टर कौन याद रखे, इतना ही बहुत है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया एक दिन में बैठ के, जब मुझे अवसर कि आज एग्जाम में थोड़ी लिख लिया, कल टीचर को देखना है तो लिख लिया, परसों माँ बाप ने कहा कि अपने नोट्स दिखाओ तो लिख लिया। तो जैसा जो अवसर आया उसके हिसाब से मैंने बना लिया और ये रहा वो नोट्स। जबकि मान लो गोलू ने व्यवस्थित एक दिन में योजना बनाई कि मैं 21 मार्च को पूरे नोट्स बनाऊंगा और उसने बनाया, जबकि मेरा कैसा है, एक प्रक्रिया, कभी कोई देखा। तो अवसर और विवेक का परिणाम है हमारा ब्रिटेन का संविधान, ना कि किसी पूर्व निर्धारित योजना का प्रोडक्ट है। मतलब कोई भी पूर्व निर्धारित योजना नहीं है ना। ठीक है, और ये याद रखना किसने कहा था, अवसर और विवेक का परिणाम है वेज हॉट, है ना। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये नाम आपको भूल जाएगा, लेकिन याद रखना हॉट माने गरम और वेज माने, है ना, अरे वेज को वेज पढ़ लेना, है ना, वेज बिरयानी पढ़ते हो ना तो वेज हार्ट। ठीक है, अब याद रहेगा ना, एक ही नाम याद हो जाए बहुत है। ठीक है, तो याद रखना क्या, वेज हार्ट, है ना। हाँ, अरे ना याद हो तो WH से याद रखना, WH वेज हार्ट। ठीक है, WH से तो नहीं भूलेगा ना, अब नहीं भूलेगा। हाँ, वेज हार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अब देखो कितनी मुस्कुराहट आ गई। हाँ चलो, ये बात हमने समझ ली। ठीक है, अब ब्रिटिश संविधान की प्रमुख फीचर्स। ठीक है, तो साइलेंट मतलब जो सैलिएंट फीचर्स हैं इसके वो पढ़ लेते हैं। सैलिएंट फीचर्स का मतलब होता है जो उसको दूसरी चीजों से अलग करें। जैसे मैं कहूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सैलिएंट फीचर क्या है, तो आपको कोई पढ़ाई होती है, नहीं, ये तो हर जगह होती है ना। भौकाल होता है, बकैती होती है, ये यहाँ का सैलिएंट फीचर। समझ में आ गया। सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, ये भी एक फीचर, बाकी कहीं और आपको इतना मौका नहीं मिलेगा, ये यहाँ का सैलिएंट फीचर है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ सहयोग होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं फीचर्स में। फीचर्स आप दोनों तरह की चीजें लिख सकते हो, अच्छा बुरा ना। हाँ, प्रोग्राम बहुत होते रहते हैं, हाँ मठाधीश होते हैं। ठीक है, तो चलो सलाह सबको देते हैं, है ना। ठीक है, हॉस्टल का संकल्पना यहाँ बहुत मजबूत है, हॉस्टल के क्षेत्र बटे होते हैं। ठीक है, तो हाँ चलो, क्षेत्रवाद भी होता है इधर। तो चलो हम पढ़ते हैं सैलिएंट फीचर। तो इसका जो सबसे पहला सैलिएंट फीचर है वो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने आप में यूनिक है। ठीक है, तो अब वही इंट्रो फिर से लिख दोगे। समझ में आ गई बात। ठीक, अब इसमें एक चीज रखना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये इसकी हेडिंग डालोगे। इस हेडिंग में लिखोगे कि सामान्यतः सभी देशों में लिखित संविधान होता है, जैसे भारत का संविधान, USA का संविधान। ठीक है, परंतु ब्रिटेन का संविधान लिखित फॉर्म में ना होकर, है ना,
एक समूह के फॉर्म में है जिसमें न्यायिक निर्णय, परंपरा और कई तरह के कानून हैं। ठीक है, अब इसमें लिख सकते हो कि मैंने क्या बताया, परंपरा है ना, प्लस न्यायिक निर्णय प्लस कुछ कानून या कुछ ऐसी चीजें जो होती रही होंगी घटना में। इस कानून में आप लिख सकते हो एक मैग्ना कार्टा आता है, ठीक, मैग्ना कार्टा इसको लिखोगे, ठीक है, और इसमें क्या डालोगे, याद रहेगा ना 12-15 कि नहीं याद रहेगा? कैसे याद रहेगा 12-15, है ना? वैसे तो मुझे ये ना अगर बहुत दूर से देखो तो ऐसे लग रहा है ना ISI है ना, ठीक है, लेकिन मतलब ऐसे ही कुछ दिख रहा है ना, याद रहेगा ना? उसका क्या नाम था उस राइटर का जो भी नाम लिया था? हाँ ये देखो, ठीक, हाँ वेज हॉट, ठीक है, ये याद रहेगा मैग्ना कार्ट। और एक शब्द और लिखना, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, ठीक। ये कब आया था? ये भी याद होना चाहिए ना, 1689, कोई बड़ी बात नहीं है ना, 8-9, हाँ, एक 1689 को कैसे याद कर सकते हो? कोई इंपॉर्टेंट घटना याद है इस समय के आसपास की? 1689 के आसपास कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? 1600 में ब्रिटेन आए थे भारत। अरे वो तो बहुत और तुम्हें कठिन है, जो किसी को नहीं याद, ऐसी चीज बताओ जो सबको याद है, पता शिवाजी लोग पढ़े, ठीक है, छावा देखे पहले पूरी। 1689 को कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? वो तो बहुत बात हुई है ना, वो तो अलग चीज है, कुछ याद करोगे इसका याद हो? हाँ ठीक है, तो ये याद रखना 1789 से जस्ट 100 साल पहले, याद हो गया? ये तो याद है, ये तो बच्चे बच्चे को याद है ना? देखो इस तरह की चीजें होती है, साथ पढ़ने का फायदा है ना। अब इसलिए सहयोग सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने बच्चे रहोगे ना, अगर आने लगो ना रोज रोज रात को, तो एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब ये भूलेगा नहीं, बिल ऑफ राइट्स। देखो बिल ऑफ राइट्स में क्या हुआ था, बस इतना समझ लेना, बिल ऑफ राइट्स में किंग को कम कर दिया और किसको, पार्लियामेंट को। हाँ बस ये फॉर्मूला याद रखना, ये जिस तरह होता है बड़ा होता है ना, तो किंग क्या हो गया, छोटा, और पार्लियामेंट बड़ा, ठीक है। फिर एक और चीज आई, पार्लियामेंट एक्ट। पार्लियामेंट एक्ट दो आए, ठीक है, 1911 में एक आया और एक 49 में आया। ये दोनों बहुत इजी है। 1911 को अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बनी कोलकाता से, ठीक है, और 1909 से आपको 49 पता है, भारतीय संविधान भी, ठीक है। इस समय अब देखो याद रखना, हुआ था क्या था कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में पहले पावरफुल था राजा, फिर क्या हुआ 1689 को राजा हो गया छोटा, पार्लियामेंट हो गया बड़ा। पर पार्लियामेंट में भी दो पार्ट थे, एक था हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक था हाउस ऑफ कॉमन। लॉर्ड्स में सभी बड़े लोग रहते थे, राजा महाराजा टाइप के लोग। कहने का मतलब राजा की पावर तो गई, लेकिन पार्लियामेंट में उन्होंने यहां पावर ले ली थी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जैसे सपोज करो भारत में कहा जाए कि जमींदार की पावर नहीं है, लेकिन सारे जमींदार नेता बन जाए, तो चेहरा ही बदल दिया ना अपना, तो बस पावर तो वही। तो वैसे ही राजा की पावर तो कम हुई थी, लेकिन राजा की पावर यहां पर कहीं ना कहीं कुलीन वर्ग में चली गई, और कॉमन्स जो थे वो अभी भी कमजोर थे। 1689 की ये घटना है, 1689 की। लेकिन भाई 200 से 1911 हुआ और फिर 1949, तो ये बात बहुत क्लियर हो गई कि अब इनका भी पावर कम करो। तो आप कहोगे इनका पावर क्या हो गया, कम, और इसका पावर ज्यादा, तो ये हो गया। और इस तरह पूरा एक संविधान धीरे धीरे बनता हुआ दिख रहा है। अब देखो आप सोचो 1215 में मैग्ना कार्टा में राजा थोड़ी छोटा हुआ है ना, मान लो पहले राजा बहुत बड़ा था, फिर राजा छोटा हुआ। 1689 में राजा और छोटा हो गया, पार्लियामेंट ऊपर आ गया,
ठीक है। 1911 में आप देखोगे लॉर्ड्स छोटे हुए, कॉमन्स बड़े हुए। 1949 में आप देखोगे लॉर्ड्स और छोटे हो गए, कॉमन्स और बड़े हो गए, धीरे धीरे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक साल में सब ये लिख के बराबर कर दिया। तो सोचो, भारत का संविधान एक समय बना, यूएसए में तो और कम समय में ये सब बना दिया, व्यवस्था तय किया। लेकिन इसका कैसे धीरे धीरे, हाँ। तो देखो, जैसा अवसर आ रहा है वैसा विवेक लगा के बना दे रहे हैं। अवसर विवेक, अवसर विवेक, अवसर विवेक। अब कभी अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक अवसर और विवेक का परिणाम है, तो आप ये घटनाओं की व्याख्या लिख सकते हो, उन्हें दिखा सकते हो। कैसे? 1215 में जनता वहां की जागरूक हुई, अवसर आया तो राजा का धीरे धीरे छोटा हुआ रोल। फिर 1688 की क्रांति हुई तो 1689 में फिर बिल ऑफ राइट्स की बात आई। तो कहने का मतलब, जो आप लिखोगे उसमें पर्याप्त कंटेंट अब आपको मिल जाएगा और चीजें भूलेंगी नहीं, पहली चीज। ठीक है, अब आगे आते हैं दूसरा फीचर्स। दूसरा फीचर जो है वो पार्लियामेंट की सॉवरेंटी है। याद रखना, संसदीय सर्वोच्चता या संप्रभुता, ठीक है, या इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी या पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। अब आप कहोगे ये क्या होता है? तो जिसके साथ संप्रभुता जुड़ जाए, समझ लेना उसके ऊपर कोई नहीं। संप्रभुता का मतलब है, अगर मैं कहूं कि आज से भारत में मैं संप्रभु हूं, या मैं कहूं मैं संप्रभु हूं, तो फिर मेरे ऊपर कोई नहीं, मैं ही सारी शक्तियों का स्रोत हो जाऊंगा, सारी शक्तियों का स्रोत मैं ही हो जाऊंगा। जैसे एक आपको मतलब एक बार ऐसे देखा जाए, पारंपरिक जो घर होते थे उसमें पापा होते थे ना, मतलब एक प्रकार से तो होते नहीं है, लेकिन एक फील करने के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे जैसे भारत है, तो भारत जो स्टेट है, राज्य है, उससे ऊपर कोई नहीं है। वो किसी को भी फांसी दे सकता है, किसी को भी कुछ कर सकता है, किसी को आईएएस बना सकता है, कुछ भी खत्म सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वोच्च है। तो जो सर्वोच्च होता है उसको कहते हैं संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है शक्तियां जिससे निकलती हों। ठीक है, जैसे मान लो इस क्लास में मैं कह दूं कि यहां पर मैं संप्रभु हूं, तो फिर मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मुझे कोई रोकने वाला, मैं ही कानून बनाऊंगा और मैं ही उस कानून का पालन करवाऊंगा। जैसे एक समय राजा संप्रभु होता था, एक समय राजा संप्रभु होता था। जैसे नॉर्थ कोरिया में मान लो पेप्सी की छोटी बोतल, वो संप्रभु है, किम जोंग पुंग जो भी हो है, क्योंकि उसके ऊपर कोई नहीं है। तो संप्रभु का, तो ब्रिटेन में क्या है कि संसद जो है, जो संसद है वो क्या है? संप्रभु है, संसद के ऊपर कुछ नहीं है। क्लियर हो गई यहां तक बात? संसद के ऊपर कुछ भी नहीं है, संसद सबसे ऊपर है। मतलब संसद जो कर देगी वो फाइनल है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अब आप कहोगे भारत में क्या है? तो भारत में संसद वही कर सकती है जो संविधान में लिखा है। ये सब याद करते जाना है ना। ये संसद, इंडिया की बात अगर हम करेंगे तो इंडिया में संविधान क्या है? संप्रभु है। यूएसए में संविधान संप्रभु है। अब ऐसा क्यों है समझो। हाँ, याद करना, इन दोनों में लिखित है, रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन है। जब लिखित होगा तो भाई आप कुछ भी बनाओगे तुरंत उससे तुलना कर ली जाएगी। समझ में? भारत अगर कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन से तुलना, यूएसए में है कि नहीं? जैसे मान लो आपके पापा लिखित तौर पे आपको कोई नियम दे दें, तो आप कुछ भी करोगे वो रजिस्टर से मिलाया जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप लिखित फॉर्म में नहीं है तो कुछ भी करा जा सकता है। समझ में आया? तो याद रखना, वहां की संसदीय संप्रभुता का एक बड़ा कारण है वहां लिखित संविधान न होना। अब आप कहोगे लिखित संविधान नहीं है इसलिए संप्रभु है, और साथ में वो संप्रभु संसद इसलिए लिखित संविधान, ये दोनों एक दूसरे के साथ, हाँ समझ में आ गया? तो अगर आप कहोगे वहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसीलिए वहां की पार्लियामेंट सोवरेन है, और पार्लियामेंट सोवरेन इसलिए अनरिटन है, क्या हम जो चाहे वो बना देंगे? जैसे भारत की जो संसद है वो संविधान से कंट्रोल होती है, भारत की संसद को संविधान से पावर मिलता है। तो भारतीय संसद कोई भी परिवर्तन संविधान में नहीं कर सकती जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर से टच करता हो। समझना? ठीक है, तो इसलिए क्यों? क्योंकि लिखित संविधान है। अब वहां लिखित नहीं है इसलिए संसद भी चाहे बना सकती है।
समझ में आ गया ये दोनों कॉम्बिनेशन। इसीलिए वहां कहा जाता है कि इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड ओमनी पोटेंट। इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज ओमनीपोटेंट एंड सुप्रीम, ऐसा किसने कहा? डाइसी ने। ठीक है, हाँ हाँ, विधि शास्त्री, है ना, या लिख दो प्रकांड विद्वान युवा हृदय सम्राट, है ना, बहुत कम समय में इंग्लैंड से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आके अपनी धाक जमाने वाले डाइसी महोदय को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, उसका नाम है एवी डाइसी। ठीक है, एवी डाइसी नाम याद रहेगा ना? ठीक है, डाइस से याद रखना, डाइस होता है ना। हाँ, इसने विधि का शासन बताया, विधि का शासन। ठीक है, तो एवी डाइसी क्या कहा? इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड ओमनीपोटेंट। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च और ओमनीपोटेंट को क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान है। हाँ, शक्तिमान, ठीक, शक्ति शक्ति शक्तिमान, ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसीलिए एक और कोट लिख लो इसमें कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय एक पुरुष को महिला और महिला को पुरुष नहीं बना सकती। मतलब समझ रहे हो कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय एक पुरुष को महिला और महिला को पुरुष नहीं बना सकती, है ना। याद रखना क्या था मैंने कहा? ब्रिटिश संसद कुछ भी कर सकती है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग, बट क्या नहीं कर सकती? मैन को वुमेन, वुमेन को मैन नहीं बना सकती। इसके पीछे रीजन है कि ये प्रकृति, तो मतलब संसद हर वो परिवर्तन कर सकती है जो प्रकृति ने मान्यता दी हो। मतलब हाँ, उसके हाथ में सब कुछ है, बस प्रकृति से नहीं कर सकती। इसको किसने बोला था? हाँ, अब ये नाम ना याद हो भाई, जैसे मान लो तुम्हें तो याद है, ठीक है, तो आप लोग बहुत ज्यादा व्हाट्सएप यूज करते हो ना, LOL, तो बस LOLME लिख देना लोल में, ठीक है। 3 याद हो गए ना। हमने किसको किसको पढ़ा? हमने पढ़ा एक महोदय WH को, वेज हॉट, ठीक है। हमने एक पढ़ा, हाँ, LOLME को पढ़ लिया। एक हमने पढ़ लिया डाइसी को, ठीक है, क्लियर। हमने 2 सन याद किए थे अभी, 1689 को याद किया था हमने, 1600 छोड़ो, 1600 नहीं, 1911 को याद किया था, 1949 को याद किया था, ठीक है। इतने सन, है ना, इसलिए मैं कर रहा हूं कि हम लोग रिवाइज करते जाएं। नंबर इसी में मिलना है। अगर आपने ये सही लिखा है, ब्लैक से लिखा है, वो पूरी कॉपी में एक भी अगर सन दिख गया तो टीचर को समझ में आ जाता है कि आपने पढ़ा है। क्योंकि हमें पता है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 100 बच्चे हैं, 100 में से 70 ऐसे होंगे ये कुछ नहीं लिखेंगे। ब्रिटिश संविधान बहुत शानदार संविधान है, बहुत अच्छा है, इसके कारण ब्रिटेन सबसे अच्छा है। ऐसा संविधान हर जगह होना चाहिए। ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे, है ना। और ये तो ऐसे, अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो 100 बच्चे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बता रहा हूं, इसमें 50 बच्चे तो ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ लिखेंगे। इसमें से 10 ऐसे होंगे जो सब कुछ लिखेंगे, 20 ऐसे होंगे जो थोड़ी बहुत लिखेंगे, 30 ऐसे होंगे जो थोड़ी कम लिखेंगे, है ना। जैसे 10 होंगे वो सब कुछ लिखेंगे, डाइसी, लोलमे, है ना, सब लिखेंगे, वेज हॉट, सब सन, सब लिखेंगे। इसमें कुछ होंगे जो छूट जाएंगे, नाम याद रखेंगे। इसमें कुछ होंगे जो 1-2 लिख पाएंगे। ये 50 में क्या होगा? 2 तरह के होंगे। जिनके पास क्वेश्चन बैंक है, नकल करने का मौका मिल गया, वो पूरा लिखाएंगे। समझ में आ रही बात? और बाकी जो नहीं पा पाए वही, ब्रिटिश संविधान बहुत अच्छा संविधान है, और भी अच्छा हो सकता है, सुधार की जरूरत है, अभी इस पर काम करना बाकी है, ठीक है, ये लिखेंगे। तो एग्जामिनर दोनों को समझ जाता है, जिसने सब कुछ लिखा है मतलब नकल की है, और जिसने कुछ नहीं लिखा वो फिर ऐसे ही है। तो हमारा ये क्राइटेरिया नहीं, हमारा क्राइटेरिया इधर आना है, और थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो इधर आ जाओगे, थोड़ी सी, बिल्कुल। मैं उम्मीद तो यही की लेके चल रहा हूं, इससे ज्यादा हम लोग जो पढ़ रहे हैं इससे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। तो समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हम लोग ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, हर विशेषता के साथ एक कोट याद रख रहे हैं, ठीक है। तो अलिखित संविधान होता है, संविधान सर्वोच्च होता है, फिर एकात्मक शासन प्रणाली, यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम या एकात्मक
शासन प्रणाली। अब आप कहोगे ये एकात्मक क्या होता है, ठीक है। एकात्मक होता है और एक होता है संघवाद, यहीं पर मैं बता देता हूं, ठीक है। दो तरह की शासन व्यवस्था होती है, दो तरह की शासन व्यवस्था होती है। मतलब अगर इसको हम ऐसे समझें, ठीक है, शासन व्यवस्था दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है एकात्मक और एक होती है संघवाद। संघवाद में भी दो तरह का होता है, एक होता है कठोर संघवाद और एक होता है लचीला या फ्लेक्सिबल या आंशिक संघवाद। समझना मेरी बात को। एकात्मक जो व्यवस्था होती है उसमें सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। किसके पास होती हैं? केंद्र के पास। सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, है ना। यह शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन होता है। क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन, एक ही जगह होती है और केंद्र से फिर अन्य संस्थाओं को सत्ता मिलती है। वो स्थानीय स्वशासन लोकल बॉडी हो सकती है, समझ में आ रही बात। लेकिन किससे मिलेगी? केंद्र से। तो अल्टीमेट सोर्स कौन है? केंद्र। केंद्र चाहे तो उनसे कभी भी छीन सकता है, फिर दे सकता है। अब चूंकि अगर मैं आपको आजादी दे रहा हूं तो मेरी आजादी आपसे छीन भी सकता हूं, तो ये आपका कोई अधिकार नहीं है, ये तो मेरी महानता है। जब चाहूं दूं तो हूं तो मैं ही ना असली राजा, समझ आ रहा। तो वैसे ही सारी पावर किसके पास होती है? केंद्र अपनी सुविधा अनुसार दे सकता है और ले सकता है अन्य संस्थाओं को, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी। संघवाद में क्या होता है? संघवाद में, समझना मेरी बात को, जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं, साथ में राज्य के पास भी होती हैं। किसके पास होती हैं? केंद्र के पास भी होती हैं और राज्य के पास भी होती हैं। याद रखना, केंद्र से राज्य को शक्ति नहीं मिल रही, राज्य और केंद्र दोनों को शक्तियां मिल रही हैं संविधान से। जैसे आपके घर में भाइयों की, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई छोटे भाई में एक दिन लड़ाई हो जाए कि मैं तुम्हारी बात मानूं कि नहीं मानूं, तो दोनों कहोगे भाई मुझे तुमसे पावर आवर नहीं मिलता, मम्मी पापा से मिलता है, मैं तो अभी तक तुम्हारी बात मान लेता था, ये तुम्हारे खुशनसीबी थी, आज से बंद। ठीक है, तुम ज्यादा बोल रहे हो। तुम क्या सोच रहे थे कि तुम बड़े भाई इसलिए मैं तुमसे दब रहा हूं ना, किनारे है। कई बार बगावत हो जाती है ना, क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, मेरे तो मम्मी पापा से रहा है, ठीक है। और जैसे मान लो ये है कि ऐसा हो, बड़ा भाई कमा रहा हो, पैसा दे रहा हो, तो आप उस बड़े भाई से बगावत नहीं कर सकते, या बड़ी दीदी से कि कमाने भाई तुम ही माई बाप हो, जो भी हो, ठीक है, समझे। लेकिन यहां पर तो यहां शक्तियां दोनों को किससे मिली है? केंद्र से। किससे? संविधान से, ना केंद्र को इससे। तो याद रखना। और एक बात और समझना, यहां जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है वो कैसा हो रहा है? ऊर्ध्वाधर, ऊपर नीचे, केंद्र को और। अच्छा ये बताओ, कहां पर विवाद होने का चांस है? बिल्कुल, यहां तो कोई विवाद ही नहीं होगा। ये क्या कहेंगे कि शक्ति हमें ज्यादा, तो कहेगा शांत बैठो ना, ये भी खत्म हो जाएंगे, हाँ जो हमारा मन होगा। लेकिन इसमें विवाद हो सकता है, और जहां विवाद होगा वहां लिखित चीजें होनी चाहिए। इसीलिए लिखित संविधान यहां की शर्त है। जहां भी संघवाद होगा वहां लिखित संविधान होगा। अब एक देखो, जोड़ रहे हो ना। अब आप एक और चीज समझ गए, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का संबंध किससे होता है? यूनिटरी सिस्टम से। मतलब हो सकता, लेकिन अगर संघवाद है तो वहां लिखित संविधान होना ही होगा। मान लो कल के दिन ये कहे कि हमें ज्यादा पावर चाहिए, ये क्या कर लेंगे? ये विवाद हो जाएगा, फिर विवाद होगा तो आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन एक लिखित संविधान की इतनी शक्तियां तुम्हें, इतनी शक्तियां तुम्हें, विवाद होने का कारण खत्म। ये मैंने आपको एक थोड़ी संघवाद के बारे में जानकारी दे दी, ठीक है। तो अब लेकिन याद रखना, भारत में जो संघवाद, अब संघवाद भी दो तरह का, कठोर। कठोर का मतलब ये और ये बिल्कुल पावरफुल है, ये इसको दबा नहीं सकते, ये इसको दबा नहीं सकता, दोनों आपस में लड़ जाएंगे, तानातानी हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये पावरफुल होते हैं, ये भी होते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि ये भी पावर कमजोर हो जाते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। भारत में ये वाला संविधान संघवाद है। कभी देखोगे तो स्टेट की गवर्नमेंट को हटा के फेंक देगी सरकार, केंद्र सरकार, आपातकाल लगा देगी,
है ना। जैसे मान लो मोदी जी की इच्छा हो तो यूपी की सरकार पूरी, मतलब ऐसा नहीं है, उसका तरीका अलग है, पर लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ये सब हाँ गठबंधन की सरकार का एक रोल है, पर गठबंधन की सरकार के पहले भी और मेनली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविजन है आपातकाल का। दरअसल भारत जो बना है ना, भारत ऐसा नहीं बना कि कई देश आपस में आके मिलके एक तैयार हो। जैसे मान लो सपोज करो हम सब एक परिवार के हों शुरू से, तो ये बताओ, और मैं बड़ा हूं तो मेरा दबदबा ज्यादा रहेगा, क्योंकि हम आप समझौते करके नहीं मिले। और आपको मैं थोड़ी बहुत पावर दे भी दूंगा, क्योंकि हम लोगों को बड़ा काम करना है। जैसे मान लो सहयोग है, हम सब एक परिवार के सहयोग चलाना है, तो मैं आपको कहूंगा सहयोग का डिजिटल काम देख लो, आप सहयोग का बीए फर्स्ट ईयर का काम देख लो, सेकेंड ईयर का काम देख लो। लेकिन साथ में मैं नाराज भी हो सकता हूं, आज तुम नहीं करोगे ये काम, गलत कर रहे हो, ये काम उसको दे दो, है, क्योंकि हम सब एक थे, बंटवारा होने का डर तो नहीं। अब मान लो एक नई संस्था बने जिसमें आप सब अलग अलग परिवार से होके आओ, तो जब अलग अलग लोग मिलते हैं ना, तो आपस के नियम बहुत मजबूत बना लेते हैं कि तुम मेरे एरिया में नहीं आ सकते, क्योंकि हम तुम्हारे हिस्से के, हम तो तुमसे समझौता कर रहे हैं ना, हम कोई नुकसान नहीं सहेंगे। समझना मेरी बात को। तो जो यूएसए में देश आपस में आए, वहां 13 राज्य मिलके यूएसए बनाते हैं, इसीलिए हर राज्य ने अपने पास पावर रखी और केंद्र को पावर दी। समझ में आ रही कि बात नहीं आ रही? लेकिन भारत में ऐसे टुकड़े में थोड़ी आए हैं, भारत तो एक था। भारत ने तो अपनी सुविधा के अनुसार पावर दे दी, तो दी है तो छीन भी सकता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में राज्य भी और केंद्र मजबूत है, हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हाँ सब कुछ। समझ में आया? तो ये स्टेट वाला ये यूएसए में आपको मिलेगा, ये भारत में मिलेगा। ये इसलिए बता दिया कि अभी आपको यूएसए और भारत पढ़ोगे ही, तो वहां एक पॉइंट अपने आप लिख लोगे। अब नींद आ रही होगी ना आप लोगों को हल्की हल्की, है ना? अगर नींद आ रही हो तो एक बात बहुत ध्यान रखना, मैं रात को कल लगभग 1 या 2 बजे से पढ़ रहा हूं लगातार, ठीक है? 2 बजे से पढ़ा 7 बजे तक, तब सुबह क्लास ली, फिर 10 से 11 थोड़ी नींद आई तो सोया, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ा, फिर एक क्लास ली, और फिर 6:30 बजे के बाद आधा घंटा टहला, पान वान खाने गया थोड़ा, ठीक है? और 7 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ा, फिर एक क्लास ले रहा हूं। समझ में आ रही बात? तो मेरी आंखें भी आपको बता ही रही होंगी इस बात को, ठीक? और लगातार चीजें पढ़ भी रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मैं पढ़ा क्या पाऊंगा भाई। उस सुबह पढ़ाया दूसरा सब्जेक्ट, दोपहर में पढ़ाया फिलॉसफी और एथिक्स, और ऐसा भी नहीं कि बीए में सब कोई ऐसा बड़ा। और पढ़ाने के साथ साथ मैं पूरी इस बात को आपको सवाल खड़ा करना है कि क्वालिटी में आप कोई समझौता नहीं पाओगे। आप कोई क्वालिटी पे सवाल नहीं उठा सकते कि सर आप काम चलाओ पढ़ा रहे हो। जितना मैं कवर कर रहा हूं ना, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। जितना इस समय है हमारे पास, समय भी तो कम है, वरना मैं इसको और ज्यादा पढ़ा सकता हूं। पढ़ के तो बहुत आया हूं, पढ़ के तो इतना आया हूं कि अभी पूरी रात में केवल यही चलता रहे, संघवाद, ठीक है? और जब आप इतना पढ़ के आते हो ना, तो बच्चों को इतना दे पाते हो, और वो क्रीम होता है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए अगर नींद आ रही हो तो थोड़ी अवेयर रहना, क्योंकि आप लोगों की स्माइल और ताकत ही मेरी ताकत है ना। मैं भी आराम से पढ़ा सकता हूं बहुत, ठीक है? तो बात समझ में आ गई? तो जो ब्रिटेन का संविधान है, ठीक है, वो कैसा है? एकात्मक। हाँ, पर एक बात याद रखना, थोड़ी बहुत पावर ब्रिटेन में कुछ क्षेत्र को दी गई है। जैसे एक स्कॉटलैंड है, एक वेल्स है ना, एक उत्तरी आयरलैंड है। तो 2-3 नाम याद रखना, कौन कौन से? स्कॉटलैंड, वेल्स, हाँ, इनको थोड़ी बहुत पावर दी गई है बस, लेकिन है पूर्णता क्या? यूनिटरी, ठीक है? लॉस्की ने इसके बारे में बोला भी है, ठीक है? लॉस्की एक शब्द याद रखना, ठीक है? हाँ ना, लौकी से याद रखना लॉस्की, ठीक है ना? जब वेज हॉट याद रखे तो लौकी भी याद रखो, ठीक है? कितना ठीक है? लॉस्की ने क्या कहा कि ये जो है वो सेंट्रलाइज पावर है, और है ना, देखो एक लॉस्की नाम लिख दोगे तो टीचर को लगेगा कि हाँ भाई। चलो अगला आते हैं। अब है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अगला फीचर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब आप कहोगे ये 2 अलग अलग शब्द कैसे आ रहे हैं?
ये भी एक अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मोनार्की मतलब जहां राजा का तंत्र हो, है ना। मोनार्की मतलब यहां राजतंत्र हो। हाँ, लेकिन ये राजतंत्र तो मतलब जहां राजा जो चाहे। राजतंत्र वास्तव में राजा का शासन होता है। क्या होता है? राजा का शासन। ठीक, समझना मेरी बात को। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। राजा जो चाहे, रात को दिन, दिन को रात, किसी को भी सजा देना, कोई भी कानून बना देना, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये राजा का शासन होता है। अब एक बात समझना कि राजतंत्र तो राजा का शासन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विधि का शासन। किसका शासन? हाँ, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक विधि है, कानून है ना, वो विधि। अब ये दोनों अपोजिट कैसे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो तुम्हारा राजा और नाम मात्र का राजा रहेगा वो चलेगा किससे? विधि से ही। ठीक है, तो संवैधानिक राजतंत्र जो होता है उसमें क्या होता है? जो राजा होता है वो कैसा होता है? केवल नाम मात्र का, एज ए सिंबॉलिक। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं? जैसे सपोज करो मैं ऐसे कहूं कि मुझे कोई सब्जी बनानी है, अब उसमें शक्कर भी डालना है, मिर्च भी डालना है। दो अपोजिट चीज है ना, तो मैं मान लो शक्कर प्लास्टिक की डालूं, मिर्च ओरिजिनल डालूं, तो क्या कहोगे? सिंबॉलिक फॉर्म में केवल शक्कर थी, उसमें वास्तव में तो तीखा ही होगा ना। प्रभावी क्या रहेगा? वो तीखा ही रहेगा ना। तो वैसे ही जो ब्रिटेन है उसमें राजतंत्र एक सिंबॉलिक प्रतीक के तौर पे है। कैसा है? एक प्रतीक के तौर पे। वास्तव में वहां सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन से ही चल रही हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको मैंने बताया परंपरा से बना है। तो वहां का जो, हाँ मतलब वहां का जो, ये समझ लो कि वहां का जो राजतंत्र है वो भी संविधान से चल रहा है। तो इसीलिए उसको कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। इसके अंदर क्या लिखोगे कि जो राजा है ये क्या है? प्रतीकात्मक है, और जबकि व्यवहारिक रूप से क्या है? वहां संसद सर्वोच्च है। ठीक है, ये केवल एक प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक है। वास्तविक शक्तियां संसद के पास है। प्रधानमंत्री कैबिनेट की सलाह पे काम करता है। केवल नाम मात्र का ना, एक वर्ड और याद रखो, नॉमिनल या नाम मात्र का, है ना। जैसे कई बार घर में नहीं होता, पिताजी केवल नॉमिनल राजा होते हैं। हाँ, या दादा, जैसे मान लो घर में ऐसा ना कि मम्मी से पूछ लो जाने को चाहिए कि नहीं जाना, है ना। जो मेन चीज के पास चाबी होती है उससे पूछ लो। ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज कर लेना, है ना। फिर से वही शब्द आएगा एक, वेज हॉट। इन्होंने ही बोला था, इन्होंने बोला था, अच्छा इसमें स्पेलिंग अलग अलग लिखी है ना, यहाँ वेज हॉट वहां वेज हॉट, ठीक है जो भी है ये याद रखना। इन्होंने बोला था राजा शासन करता है, ना, याद रखना दो वर्ड होते हैं। ठीक है, मैं एक समझ लो ऐसे ही, मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं बेसिकली रेन्स एंड रूल्स। रेन्स एंड रूल्स, ठीक है। तो ये इसका मतलब इंग्लिश में कोट लिख दो, द किंग रेन्स बट डज नॉट रूल। द किंग रेन्स बट डज नॉट रूल्स, मतलब राजा शासन करता है, प्रशासन नहीं। ठीक है, तो राजा शासन करता है, प्रशासन नहीं। शासन का मतलब होता है रेंस, और इसका मतलब होता है रूल। समझना कैसे? मतलब शासन का मतलब जैसे सपोज करो घर है, और घर में ऐसा माहौल बना है कि सब कुछ पापा से पूछ के होगा, पापा के नाम पे होगा, लेकिन पीछे से पता चला मम्मी ही सब बताती है। हाँ, तो पापा ने कहा चले जाओ, लेकिन मम्मी से पहले पापा ने खुद पूछा होगा, हो सकता है ना। तो शासन का मतलब जिसके नाम पे सब हो रहा है, राजा राजा राजा, पर वास्तविकता क्या है? प्रशासन, जो सब कुछ देख रहा है, जो वास्तव में नीतियों का निर्माण कर रहा है, जो वास्तव में कानून बना रहा है, जो वास्तव में देश चला रहा है, वो प्रशासन है। वो कौन चला रहा है? पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री सरकार के साथ मिलके, है ना, कैबिनेट के साथ मिलके चला रहे हैं। तो इस कोट को बहुत ज्यादा इस किताब में आप पढ़ोगे कई बार,
कि सम्राट केवल क्या होता है, नाम मात्र का होता है, उसके नाम पर शासन हो रहा होता है, पर वास्तव में सांसद या प्रधानमंत्री कैबिनेट के साथ मिलकर शासन कर रहा होता है। तो ये कोट याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला बेसिक फीचर क्या है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्लेक्सिबल क्या है, कुछ है ही नहीं, है ना भाई, क्या, हाँ हाँ ये वेज आउट करना। अब देखो मैं भी नोट्स बनाता हूँ, कई बार गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि दिन भर में कितनी चीजें, है ना। आप लोग भी इतना पढ़े हो, ठीक है, मैं बाकी चेक भी कर लूंगा, ऐसा गलत कुछ नहीं होगा, इतना भरोसा तो करना ही पड़ेगा। कई किताबें सालों से आ रही हैं, उसमें गलत होता है। लक्ष्मीकांत इतने सालों से किताब चली आ रही है यूपीएससी की, उसके हिंदी मीडियम में बहुत गलतियां हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं, मैं भगवान थोड़ी हूं, गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं। इंग्लिश मीडियम की बुक ट्रांसलेट होती है हिंदी मीडियम, ठीक है। तो दो तीन चीजें होती हैं, देखो याद रखो, इंग्लिश मीडियम के ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, तो ओरिजिनल चीज हमेशा बेहतर होती है। कॉपी करने वाले लोग कुछ ना कुछ इधर उधर कर देंगे। और जैसे हिंदी मीडियम की कोई ओरिजिनल बुक है, अब उसका जैसे गोदान है, ओरिजिनल तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में है ना, लेकिन जब उसका ट्रांसलेट करेंगे तो गलतियां हो ही जाएंगी। भाव तो ठीक है, शब्द बदल जाते हैं बहुत, अरे तुम छोड़ो, पूरा का पूरा नरक मतलब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इंडियन बजट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कई ऐसी बड़ी गलतियां आ जाती हैं कि हिंदी मीडियम में कुछ और मतलब निकलेगा, इंग्लिश मीडियम में कुछ और निकलेगा। यूपीएससी का पेपर, सबसे छोड़ो प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में गलत मतलब निकाल दिया। गांधी जी के आंदोलन का हिंदी से बिल्कुल अलग मतलब था, मतलब इंग्लिश वाले क्वेश्चन में एक अलग आंदोलन था, हिंदी वाले में उसका अलग नाम आ गया था। इतना गलत ट्रांसलेट हो गया, मतलब हाहाकार मचा सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। हाँ हाँ, तो ऐसा होता है ना, एक देखो शब्द होते हैं, शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक उसका होता है शब्दसा अर्थ, ठीक है, और एक होता है उसका लक्षणा अर्थ, ऐसे मुझे याद नहीं है, जो अलंकारिक, जैसे मैं आइए प्लीज बैठिए, अब ये हो सकता है शायद प्लीज व्यंग मार रहा हूं कि लेट आए ना, आइए प्लीज बैठिए, है ना, या एक प्लीज सम्मान से भी हो सकता है। शब्दों के बहुत सारे मतलब होते हैं। अरे जब आपको नागार्जुन बताएंगे, कभी शून्यवाद पढ़ाएंगे, तो वास्तव में शब्द का कोई मतलब ही नहीं होता, शब्द मतलब बकवास, इसीलिए कहता है किसी चीज में चर्चा ही ना करो, ठीक है। कभी पढ़ेंगे उसको, है ना, कल ही पढ़ेंगे, ठीक है, कल फिलोसफर जगेगा अंदर का, अभी राजनीति की चल रही है ना, अभी डिस्टर्ब मत करो, वरना पूरा का पूरा एक बार में टैब दूसरा खुल जाएगा लैपटॉप की तरह, और दिमाग सेट हो जाएगा, रट के आया हूं पहले बोल दें दो, ठीक है। फ्लेक्सिबल, ठीक है, पढ़ा सब कुछ है लेकिन भूल जाता है इंसान, इतना थोड़ी याद रखता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबल क्या है, बड़ा लचीला है। लचीला मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन बहुत आराम से संसद के द्वारा किया जा सकता है, जबकि यूएसए में बहुत मुश्किल है, भारत में उसकी तुलना में थोड़ी आसान है। तो अगर आपसे कहे सबसे फ्लेक्सिबल किसका है, उससे कम, यहां का संविधान कुछ है ही नहीं, संसद जो बना दे वो संविधान। यहां का संविधान है, पर उस संविधान को बदलने के लिए दो तरीके के बनाया गया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो संसद साधारण बहुमत से भी बदल सकती है, ठीक है, मतलब साधारण बहुमत से, और कुछ चीजें विशेष बहुमत से। तो अब आप कहोगे भारत में दोनों फीचर्स दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कुछ चीजें, जैसे मान लो अभी उत्तर प्रदेश का नाम बदलना हो, तो केंद्र सरकार, संसद बैठे बैठे बदल सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, किसी से नहीं परमिशन लेनी, आराम से बदल जाएगा, ठीक है। साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। साधारण बहुमत क्या होता है समझो, जैसे अभी हम लोग यहां पर 20 लोग हैं, तो 20 में मान लो 10 लोगों ने, तो ये दोनों एक हो गए, बहुमत तो किसी साइड नहीं है। लेकिन अगर मान लो यहां 11 हो गए, ये 9 हो गए। जैसे मैं कहूं कि अभी पीने के लिए चाय मंगाए कि कॉफी मंगाए, तो कहा चलो वोट करा दो, तो 11 लोगों ने कहा चाय और 9 लोगों ने कहा कॉफी, तो भाई बहुमत किसमें है, ठीक है। 11 लोगों ने भी बोल दिया, एक आदमी भी एक्स्ट्रा, तो ठीक, ये हो गया क्या, साधारण बहुमत।
लेकिन मान लो अगर मैं इसमें कहूं क्या विशेष बहुमत, अब खाने का निर्णय लेना है तो मैं कहूंगा खाने के निर्णय में विशेष बहुमत की जरूरत होगी। क्या होता है विशेष बहुमत? तो मैं कहूंगा उसमें ना 2/3 लोगों को एक साइड आना पड़ेगा। 2/3 मतलब कितना लोग? 66%, है ना, समझ रहे हो? अभी 50% लोग इधर से, 50% से एक ज्यादा, फिर 66%। तो अगर मान लो मुझे खाना पनीर मंगवाएं, वेजिटेरियन की नॉन वेजिटेरियन, मान लो ये वोट कराएं, तो 66%, 11 लोगों से काम नहीं चलेगा। जब 66% लोग ये बोल देंगे कि वेज खाना है तो आएगा, और 66% अगर बोल देंगे नॉन वेज आएगा तो आएगा। समझ में आ रही बात? तो क्यों? क्योंकि खाना बड़ा डिसीजन है, ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है, उसका प्रभाव ज्यादा है, इसीलिए उसमें ज्यादा लोगों की स्वीकृति जरूरी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे कहा गया है। और यूएसए का माना जाता है कि यूएसए में तो और ज्यादा टफ है, हाँ बहुत रिजिड है। क्यों टफ है? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वहां संघवाद कठोर है, वहां, हाँ वहां आपस में राज्य कोई परिवर्तन नहीं चाहते। एक बार केंद्र बन गया, जैसे मान लो हम एक परिवार है, कुछ चीजें आपको कुछ चीजें आपको दी, तो हम आपस में बात करके बदल लेंगे चीजें। लेकिन आप लोग नए नए घर से आए हो, एक दूसरे को जानते नहीं हो, तो कहोगे बिल्कुल नहीं, जो चीज लिख गई इसमें परिवर्तन। अब परिवर्तन करोगे तो हमसे पूछोगे पहले, पता नहीं तुम कल क्या कर लो, हम कमजोर पड़ जाएं, क्योंकि अपनापन तो है नहीं, ट्रस्ट तो है नहीं। समझ में आ रही बात? तो ये याद रखना, ठीक है। अब ब्रिटेन के संविधान के लचीलेपन के 2 उदाहरण लिखोगे, 1911 और 1949। 1911 में और 1949 में क्या मैंने कहा था? पार्लियामेंट एक्ट आए थे, और उसमें क्या हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर बड़े आसानी से कम कर दी को, है ना, दोनों में, ठीक है। ठीक है, डाइसी कहते हैं कि ऐसा संविधान जिसमें परिवर्तन बहुत आसानी से साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है, उसे लचीला संविधान कहते हैं। तो जो एवी डाइसी है वो क्या कहते हैं? ऐसा संविधान या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें जो परिवर्तन है वो कैसे है? साधारण बहुमत, ऑर्डिनरी प्रोसेस से हो सकता है, साधारण बहुमत से हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? लचीला संविधान। और ऐसा ब्रिटेन में है। क्लियर हो गई बात? अगला, ब्रिटेन की एक बहुत अच्छी खासियत है कि वहां के संविधान में बहुत सारी परंपराएं हैं, कन्वेंशन है, बहुत सारी परंपराओं से मिलकर बना हुआ संविधान है वो, ठीक है। जैसे भारत में हर चीज लिखी है, जैसे वही जूते का उदाहरण कि जूता बाहरी उतार के आना है, ये परंपरा है और चल रहा है। और एक जो लिख दे, तो जैसे मान लो ना हमारे यहां कुछ चीजें लिखी गई हैं, ब्रिटेन में ऐसा लिखा नहीं गया। जैसे मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा, पर ऐसा है कि हमारे यहां जो लोकसभा स्पीकर होता है ना, वो अपनी पार्टी से रिजाइन नहीं करता। लेकिन ब्रिटेन में ऐसी परंपरा है कि जब भी कोई लोकसभा स्पीकर बनेगा तो अपनी पार्टी से रिजाइन कर देगा। ये परंपरा चली आ रही है, कोई नियम नहीं लिखा गया, वहां परंपरा है, तो आप ये लिख सकते हो। फिर प्रधानमंत्री जो भी वहां का होगा हमेशा लोकसभा का ही होता है, मतलब वहां की लोकसभा मतलब हाउस ऑफ कॉमन का ही होता है। ये परंपरा है, कहीं नहीं लिखा, ठीक है। समझ में आ गई बात? फिर वहां पर राजनीतिक, अब देखो कभी भी जब एग्जाम्पल में कुछ भी आया करे, एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी किसी का सैलिएंट फीचर पूछे तो शुरू के 3-4 फीचर्स को बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्लेन करके लिखना, ठीक है। समझ में आ गई बात? फिर अंत में क्या लिखना कि अन्य इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर, और फिर केवल ऐसे 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 लिख देना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने एक्सप्लेन भी किया और छोटी छोटी चीजों को भी लिखा है। उससे एक अलग इंपैक्ट जाता है, फिगर बन जाता है एक। समझ में आई बात? हाँ। अब इसमें क्या लिख सकते हो? दलगत राजनीति, और 2 वहां के मेन दल हैं, एक लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी, है ना। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। लेबर पार्टी का मतलब जैसे यहाँ की कांग्रेस, और कंजर्वेटिव पार्टी का मतलब वैसे यहाँ की बीजेपी, वैसे टाइप की, ठीक है। कंजर्वेटिव पार्टी जो होती है वो हमेशा पुराने राष्ट्र सम्मान महिमा मंडन पूंजीपति वाला होता है। लेबर पार्टी का मतलब जैसे कांग्रेस करती है, लगभग वैसे,
ठीक है, तो वहां दलगत राजनीति होती है, ठीक है। हाँ, वहां की दो, जैसे भारत में क्या है ना, भारत में भी दलगत राजनीति है, पर भारत में कई सारे दल है ना, तो बहुदलीय व्यवस्था है। क्या है? बहुदलीय। पर यहां पर क्या है? टू पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, टीपीएस। ठीक है, तो अब इस तरह अंत में क्या लिखोगे? कंक्लूजन। कंक्लूजन में फिर सारे एक बार लिख देना, ठीक है, जो वहां लिखा था वही फिर से हो गया। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, नींद आ रही? अब एक वर्ड आपने देखा होगा, किंग, ये सुना है, ठीक है। और दूसरा आपने देखा होगा क्राउन। इसमें डिफरेंस पूछा जाता है ना। मैं इसको आपको ऐसे समझा दूं पहले, ठीक है। देखो, जैसे मान लो मैं अगर आपसे कहूं मैं क्या हूं? योगेश त्रिपाठी, ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मैं सहयोग का संचालक हूं, तो मेरे दो नाम हो रहे हैं। जब मेरा एक नाम आप ले रहे हो ना, तो योगेश, जब मैं व्यक्ति के तौर पे हूं, उसमें मैं हूं। लेकिन अगर मुझे आप सहयोग के संचालक के तौर पे देखेंगे ना, तो जब मुझे संचालक आप बोलेंगे सहयोग का, तो मेरे साथ मैं और जो भी मेरी मदद कर रहे हैं वो सब आ जाएंगे, समझना। तो जब राजा की बात हो जाएगी, तो ये केवल एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है। किसके बारे में? एक व्यक्ति के बारे में। वो कोई भी हो सकता, राजा या रानी, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं। ये केवल एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। लेकिन जब क्राउन के बारे में बात हो, जब शब्द क्राउन यूज हो रहा हो, याद रखना ये एक व्यक्ति है, ठीक है। ये अच्छा और बुरा होगा, है ना। ये काला गोरा गुस्सा कुछ भी कर सकता है, महिला पुरुष हो सकता है, लेकिन ये एक संस्था है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं योगेश, तो मैं व्यक्ति हूं, लेकिन सहयोग की बात करूं तो एक संस्था है, उसके अंदर मैं अपने आप आ जाऊंगा। जब आप सहयोग की बात करोगे तो उसके अंदर योगेश अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, जब राजा की बात होती है तो किसी एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, लेकिन जब क्राउन की बात हो रही है तो ये पूरी की पूरी एक संस्था होती है, जिसके अंदर क्या होता है? किंग होता है। इसके अंदर पार्लियामेंट होगा, इसके अंदर सेना होगी, ये सब होंगे। तो क्राउन जब राजा है, लेकिन राजा को जब क्राउन पहना दिया तो मतलब उसके वो पूरा एक संस्था बन गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? सोचो ऐसे आप, राजा और क्राउन में अंतर यह है कि जब वो क्राउन हो जाता है ना, तो सिंबॉलिक हो जाता है कि वो पूरे ब्रिटेन का क्या है, मतलब ब्रिटेन मतलब राजा, अब मैं ब्रिटेन हूं। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो इसीलिए आप देखो, जैसे मान लो महारानी थी, खत्म हुई थी, नॉर्मली उनका ऐसे जलाया जा सकता था, या जो भी उनका तरीका होगा अंत्येष्टि का किया जा सकता था, लेकिन वो महारानी खत्म हुई थी। समझो, कोई एक व्यक्ति नहीं, महारानी मतलब तो कितना सम्मान और मान, सब सभी देशों के लोग गए। वो एक व्यक्ति नहीं है, कौन है? एक संस्था है पूरी, उसके अंदर सब कुछ आता है, प्रतीक है। जब उसने क्राउन पहना तो मतलब वो सबका क्या है? सिंबॉलिक, कि मैं ही हूं सब कुछ। जैसे मान लो मैं ऐसे टहल रहा हूं अभी, लेकिन मान लो एक मेरी ड्रेस होती हो सहयोग की, मान लो, और वो मैं पहन लूं तो मतलब पूरा सहयोग में, और फिर मेरे ही नाम से सारा काम हो। समझ आए? तो याद रखना, ये बेसिकली एक व्यक्ति है, ये एक संस्था है। इसमें कोई एक व्यक्ति राजा या रानी आएगा, इसमें संसद सब कुछ आएंगे, सारा तंत्र आ जाएगा पूरा। ये व्यवहारिक, ये सिंबॉलिक है क्राउन, ये सिंबॉलिक है। आधुनिक समय में इसका ज्यादा महत्व नहीं है, इसके नाम पर सारे काम होते हैं, ठीक। याद रखना, राजा मरता होगा, क्राउन कभी मरेगा नहीं। तो क्राउन हमेशा स्थायी है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। संप्रभुता क्राउन से होती है, ये एक निरंतर बनी रहने वाली संस्था, स्थायी संस्था है। इसमें तो कभी कौन, कभी किंग चार्ल्स, कभी ये, कभी वो, कभी कोई मरेगा, ठीक है। हाँ, ये भी कह सकते हो।
ठीक है, तो याद रखना ये संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है एक प्रकार से, या संवैधानिक ये केवल प्रतीकात्मक होता है। ठीक है, ये संस्था होती है, ये एक व्यक्ति होता है, ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, ये नहीं करता है। क्लियर? संप्रभुता का प्रतीक ये होता है, ये नहीं होता, ये आप लिख सकते हो। अब देखो एक बात समझना, अच्छा ये बताओ आज की डेट में कौन ज्यादा पावरफुल है? क्राउन। तो जो पावर है ना वो यहां से यहां धीरे धीरे गई है। तो आप एक पॉइंट ये भी कभी लिख सकते हो, एक समय में ये पूरा पावरफुल होता था राजा जो है वो, लेकिन धीरे धीरे पावर, हाँ एक घटना आपको याद रखना है, 1215 थोड़ी गई, 1689 में और चली गई, तो धीरे धीरे पावर कहां चली गई? हाँ हाँ, तो ऑब्वियस सी बात, जो क्राउन है ठीक है वो कहीं ना कहीं आपको भारतीय प्रेसिडेंट में दिखेगा, क्योंकि भारत में इसीलिए गणतंत्र यूज करते हैं, भारत में राजतंत्र नहीं यूज करते। राजतंत्र का मतलब एक परंपरा, एक वंश के ही लोग बनेंगे। गणतंत्र का मतलब होता है कि कोई भी बन सकता है, पर दोनों है सिंबॉलिक ही। हमारे यहाँ जो भी होता है राष्ट्रपति के नाम से काम होता है। जैसे आप आईएएस बनोगे कभी तो आपको राष्ट्रपति नियुक्ति पत्र देगा, यूपी में बनोगे तो राज्यपाल आपको पीसीएस का नियुक्ति पत्र देगा, सिंबॉलिक है वो। ठीक है, तो ब्रिटेन में भी कुछ भी होगा तो क्राउन होता है वो, कि क्राउन ने आपको नियुक्त किया है। वहां के पुलिस वाले जो भी शपथ लेते हैं क्राउन के लिए लेते हैं कि हम आपके भक्त रहेंगे। वहां क्राउन का मतलब क्या है? पूरा एक ये मान लो ना, वो जो मुकुट है वो सब कुछ है, इसी के प्रति सब नतमस्तक हैं। देखो कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं लाइफ में। मनुष्य वास्तव में, अब ये सब नहीं बताना चाहिए क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, चीजें समझ नहीं पाएंगे बच्चे। कोई एक देश अपना झंडा बनाता है ना, तो हम सब उसके लिए नतमस्तक उसके देश के लोग हो जाते हैं ना, उसमें तो कुछ है नहीं, वो सब प्रतीकात्मक है, और ये किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है कि नहीं। तो वैसे ही ब्रिटेन में भी जो क्राउन है ना, ये सिंबॉलिक है, सब इमोशंस अटैच है इससे क्राउन से, कि क्राउन हमारा। ठीक है, तो धीरे धीरे सत्ता यहां से यहां चली गई है। क्लियर हो गई बात? और दो याद रखना, 1215 से मैग्ना कार्टा आपको पता है ना, नागरिकों का अधिकार पत्र है। पहले राजा जो चाहता था वो कर सकता था। पहले सारे अधिकार किसके पास होते थे? जैसे आपके घर में आपके अधिकार सारे पिता के पास है, तो पिता सुबह उठ मार सकते, शाम को मार सकते, दोपहर में मार सकते, जब गुस्सा हो सात का पहाड़ा सुन के रगड़ सकते, है ना? है तो कोई अधिकार नहीं रहता था। तो समझना, मैं व्यवहारिक इसलिए थोड़ी समझाता हूं, लेकिन धीरे धीरे अब अधिकार आ जाए। मान लो आपके पास भी है, बड़े हो गए, धीरे धीरे कमाने लगोगे तो थोड़ी अधिकार आ जाएंगे, फिर ऐसा नहीं है, फिर बात करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब, एक होता है अधिकार, एक होता है कर्तव्य। जैसे मान लो जो ऊपर है उसके पास अधिकार ज्यादा होते, जो नीचे है उसके पास कर्तव्य। जैसे मालिक के पास सारे अधिकार होते हैं, नौकर के पास कोई अधिकार नहीं होता, क्या होते हैं? सारे कर्तव्य। इसीलिए ऐसे होगा। लेकिन अधिकार और कर्तव्य जब बांट दिए जाए बराबर से, जैसे हम सबके पास जितने अधिकार आपके पास हैं उतने ही मेरे, और जितने कर्तव्य, मैं आपको जबरदस्ती नहीं बैठा सकता, ठीक है, और जितने आप मुझे जबरदस्ती नहीं कह सकते, है ना? तो हम दोनों के जो अधिकार और कर्तव्य हैं वो कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक है, लेकिन एक समय राजा के पास सारे अधिकार होते थे, जनता के पास कोई अधिकार नहीं होते थे। उसके पीछे पूरी कहानी है। लेकिन मैग्ना कार्टा में पहली बार अधिकार की बात की गई, किसके लिए? नागरिकों के लिए। ठीक, चलो अब आपको ये पूरी पता है ना बात? तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ाने लायक हो। एक बार पूरा देख लेना, मैंने सब कुछ लिख रखा है। ठीक है, याद रखना कि जो क्राउन है अब वो प्रतीकात्मक होता है आज की डेट में। संविधान का, सरकार का, राज्य का, संप्रभुता का प्रतीक होता है। और देखो जो मैंने आपको नोट्स भेजा है ना, उसमें हर चीज में निष्कर्ष है लास्ट में। वो कुछ ना पढ़वाओ तो निष्कर्ष ही केवल पढ़ लो। बहुत सिस्टमेटिक आपको ये नोट्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, जैसे आपको कुछ नहीं लिखना, अगर क्राउन आ जाए ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक फिगर बना सकते हो, क्राउन बराबर किंग
प्लस प्राइम मिनिस्टर प्लस जुडिशरी प्लस मिलिट्री, बस ऐसे लिख दोगे। और एक चीज और, धीरे धीरे ईटीसी, जो भूल गए हो वो तुम जोड़ लेना, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रोफेसर हो, अपना भरते रहना, ठीक है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? ये जरूर लिखना, ठीक है। पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब समय का भी एक वो है। अच्छा, एक आपको कोट आता है, द किंग रूल्स बट डज नॉट गवर्न, वही वाला। तो इसका पूरा वही लिखना है कि व्यवहारिक और प्रतीकात्मक। और जब भी चीजें आए, है ना, देखना शासन जो होता है ना, जिसको आप रूल कहते हो, ये एक सिंबॉलिक शब्द है। क्या है? सिंबॉलिक, कि घर में पापा का शासन है। अब पता चला हर चीज मम्मी से पूछ के करनी, ठीक है। और जो ये वर्ड होता है प्रशासन, इसको आप कहते हो गवर्न। अच्छा, इसमें कौन सा ज्यादा लगता है ना, रूल करता है वो, अलग सिंबॉलिक लग रहा है ना, वो गवर्न करता है, मतलब सब वही तय करता है। तो याद रखना, जब ये शब्द होगा रूल, तो ये होगा सिंबॉलिक। वास्तव में शक्तियों का केंद्रीकरण का स्रोत ये है। देश में क्या होना है क्या नहीं होना, वो प्रशासन तय करता है। प्रशासन का मतलब होता है नीतियों का निर्माण और उसका पालन करना या क्रियान्वयन करना। पालन करना सही शब्द नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वयन करना। राजा शासन करता है, ना कि प्रशासन। प्रशासन वास्तव में कौन करता है? संसद या सरकार। और सरकार का मतलब प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट, बस इतने शब्द आ जाने चाहिए वास्तव में ये। लेकिन जो भी करेंगे किसके नाम से करेंगे? राजा के नाम, क्राउन के नाम से। राजा नहीं, क्राउन के नाम से, ठीक है, क्राउन के नाम से। अब सुनो, प्रशासन कई तरीके का होता है। अब प्रशासन को भी समझ लो क्या होता है। एक बात तो समझ में आ गया ना कि रूल का मतलब सिंबॉलिक, वास्तव में जो है वो गवर्न है। अब गवर्नेंस कई तरीके की होती है। एक होती है फाइनेंशियल गवर्नेंस, वित्तीय प्रशासन, वित्तीय प्रशासन। एक होता है वैदेशिक प्रशासन, जिसको आप कहते हो विदेश नीति से मामले। एक होता है सामान्य प्रशासन, ठीक है। एक होता है न्यायिक प्रशासन। इतने तरह के प्रशासन होते हैं, मतलब तुम कुछ भी लिख सकते हो, बहुत तरह। अब आपको इसमें क्या लिखना है, सब में नाम किसका यूज होगा? क्राउन का। और वास्तव में कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। किसकी मदद से? कैबिनेट की मदद से। अब वित्तीय प्रशासन में, वित्त के मामले में सारे निर्धारण होते क्राउन के नाम से है, पर वास्तव में कौन कर रहा होता है? हाँ, अब बजट, बजट है ना। मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, शब्द लिखना सीख जाना। तो जैसे बजट जो आएगा, बजट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपके घर का बजट है, साल में तय हो जाता है कि इस साल तुमको इतना पैसा देंगे भैया महीने भर, बजट है। हो रहा है पापा के नाम से, डिसाइड कौन कर रहा है? मम्मी। तो यही है ना, होगा राजा के क्राउन के नाम से, तय कौन करेगा सब कुछ? तो अगर आपसे ये कोट कभी आ जाए कि राजा शासन करता है प्रशासन नहीं, तो आप सब कुछ लिखोगे। जैसे बजट किसके नाम से होता है? क्राउन के नाम से, पर वास्तव में कौन तय करता है? संसद, पार्लियामेंट, किसके? प्राइम मिनिस्टर के साथ सहयोग से। अब आ जाता वैधानिक प्रशासन, नियम और कानून बनते किसके नाम से हैं? क्राउन के, लेकिन वास्तव में कौन बनाता है? संसद, ठीक है। सामान्य प्रशासन, जो लॉ ऑर्डर थोड़ी बहुत जो चीजें, नीति निर्माता कौन, किसके नाम से हो रहा है? किसी की भी नियुक्ति होगी इसके नाम से, करेगा कौन सब? अब आए न्यायिक प्रशासन, सजा जो भी मिलेगी क्राउन के नाम से, कि क्राउन नाराज होके, मतलब समझ रहे हो, कर कौन रहा है? मतलब जुडिशरी, हाँ। और जुडिशरी में इसका कंट्रोल है, सरकार का ही है, सरकार के ही लोग नियुक्त करते हैं ना। तो इस तरह अब ये पूरा कोट लिख सकते हो। ये 4 हेडिंग बना लोगे। 4 हेडिंग में वही लिखना है कि बजट पास होता है क्राउन के नाम से, पर ये होता है ऐसे ऐसे, 4 आपको लिख दोगे और इस तरह का ये स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा। अंत में
ये सामान्य प्रशासन मतलब नियुक्तियां, जैसे मान लो राष्ट्रपति, सॉरी, जो प्रमुख पद है उस पर नियुक्ति, ये भी तो एक प्रशासन है कि ये कौन सा पद होगा, ये कौन सा पद होगा, सब क्राउन के नाम पे होता है। अरे भारत में उदाहरण देखो, वित्त प्रशासन बजट राष्ट्रपति के नाम से होता है ना, करता कौन है? मोदी जी। लिखना मत मोदी जी, लिखना सरकार। हाँ, वैधानिक प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से होता है सब कुछ, राष्ट्रपति ने यह कानून बनाया, पर बनाता कौन है? लोकसभा राज्यसभा, और उसमें भी सरकार के द्वारा। सामान्य प्रशासन सारी नियुक्तियां आईएएस आईपीएस कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। सारे प्रमुख पद, सेबी का अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज, सब कौन नियुक्त करता है? किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के। पर कौन कौन रहा होता है? सरकार है। ठीक, अब आ जाते हैं न्यायिक प्रशासन। तो न्यायिक प्रशासन में भी काम सारा किसके नाम से होगा? भारत की स्थिति थोड़ी अलग है इस मामले में, लेकिन वहां क्राउन के ही नाम से सब होता है। किसका? किसमें? इसमें? इसमें कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन वहां के लोग बहुत अवेयर हैं, सरकार उठा के निकाल देंगे अगली बार से। नहीं, कर तो सकती है, नो डाउट। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है ना, एक प्रकार से संवैधानिक तानाशाह होता है, लेकिन वहां की जनता बहुत अवेयर है। समझ में आ रही बात? उसे पता है कि आज नहीं तो कल। भाई एक बात बताओ, पहले तो राजा था, वहां की जनता ने तो राजा के अधिकार छीन लिए, तो ठीक है। हाँ, तो इनकी कहां से हिम्मत पड़ जाएगी? समझ में आया? ठीक है, क्लियर होगी बात? थोड़ी अब थक गए होगे ना? तुम थके हो ना थके हो मेरा पूछो, ठीक है। पानी दे दोगे पीने को कोई? है? बैठे रहो, आराम से बैठ सकते हो, नीचे बिछना बैठ जाओ ना। पानी लेते आओ। एक काम करो, यहां पर होगा अभिषेक, उसके बाद छोटी बोतल रखी होंगी, उससे ले लो, है ना। मैं जब तक पढ़ाता जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है। यह रिकॉर्डिंग बंद ही करा देता। अभिषेक